मैं शायद दुनिया की पहली औरत थी जिसने खुद के साथ इतना बड़ा जुल्म कर लिया था। कोई भी औरत जिंदगी में चाहे जितनी भी ज्यादा परेशान हो, अपने साथ इतना जुल्म करने से पहले 2-3 बार तो जरूर सोचेगी। लेकिन मैंने एक बार भी ना सोचा। आज मैं वहीं से वापस आ रही थी। मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द था। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि इसके बाद मेरी दुख भरी जिंदगी में और दुख भर जाएंगे और कभी भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने किया उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था। और अपने साथ जुल्म करने वाली मैं खुद ही थी। मैं अपने घर में वापस आ गई, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शायद उसको पता चल गया था कि मैंने क्या किया है, और अब वह मेरे साथ इससे भी बड़ा जुल्म करने वाला था। जब वह मेरे पास आने लगा तो मेरी सांसें तेज होने लगी, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे साथ। कहते हैं, जिनकी शक्ल अच्छी होती है उनके नसीब अच्छे नहीं होते। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरे नसीब सबसे ज्यादा बुरे थे। बाप तो पहले ही सर पर नहीं था, मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। अब सब यह सोच रहे थे कि मेरे साथ क्या किया जाए। वह मेरे बाबा का घर, मेरी माँ का सारा सामान और घर में बची जमा पूंजी, सब कुछ अपने नाम कर चुके थे। वह तो हमारे घर से ऐसी चीजें भी उठाकर ले गए जिनको कोई भी उठाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि भला इनका क्या करना है। उन्होंने हमारे घर में एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। मैं उस घर में अकेली वैसे भी नहीं रह सकती थी। हमारे पड़ोसी रामदास अंकल ने कहा कि मैं अपने बेटे से इस लड़की की शादी करवा दूंगा। देखा जाए तो शायद उनका यह बहुत बड़ा फैसला था कि वह अपने बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन बात यह थी कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा था, मगर दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी 4 बच्चे छोड़कर ये दुनिया छोड़ गई थी, जिनको संभालने के लिए उसे किसी औरत की जरूरत थी। क्योंकि कुछ दिन पहले वह इसी बारे में बात कर रहा था, हमारे उस पड़ोसी रामदास अंकल ने सोचा होगा कि घर में बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी भी आ जाएगी और यह बात भी बन जाएगी कि एक अनाथ बच्ची को सहारा दिया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ मेरे मौसा जी थे, जो मेरे साथ इससे भी बड़ा जुल्म करना चाहते थे, क्योंकि वह जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे वह न सिर्फ उम्र में मुझसे बड़ा था, बल्कि वह तो नशा भी करता था। उसको तो कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार नहीं था। शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि इस तरह उस लड़के की शादी हो जाएगी। वह लड़का मेरे मौसा जी के पड़ोस में ही रहता था, जो कितने ही सालों से बगैर शादी के बैठा हुआ था, और अब तो वो लगभग बूढ़ा ही होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब लोग आपस में मेरे लिए लड़ रहे थे कि कौन मुझ पर सबसे बड़ा जुल्म करेगा। फिर मैं उस घर से ही भाग गई, क्योंकि शायद मेरा दिमाग उस टाइम इतना पक्का नहीं था, और अपनों को ही अपने खिलाफ इस तरह से लड़ते हुए देखने के बाद मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। शायद घर से भागना एक बहुत ही बड़ा और गलत फैसला था, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जाकर स्टेशन पर बैठ गई, जहां पर मुझे एक आदमी ने देख लिया। वह देखने में मेरे बाबा की उम्र का ही लगता था। मैं बुरी तरह रो रही थी, तो उसने मेरे पास पानी की एक बोतल रख दी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, और फिर मैंने वह पानी पी लिया। वह व्यक्ति भी वहीं बैठा था। मैंने उनका धन्यवाद किया तो उसने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, तुम रो रही थी, मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी होगी, लेकिन तुम रो क्यों रही थी और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? अब तो सुबह होने वाली है और फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेन भी नहीं आने वाली। किसका इंतजार कर रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? उसने मुझसे सब कुछ पूछ लिया था, और मैं बेवकूफ कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारे खानदान वाले तो बहुत ही ज्यादा जालिम है, तुम अब कहाँ जाओगी?
ये दुनिया बहुत बुरी है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं तुम्हें बेटियों की तरह मोहब्बत दूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा कि जो इंसान किसी को प्यासा देखकर उसके लिए पानी लाता है, उसकी बात इतने ध्यान से सुनता है और उसको अपनी बेटी बनाने की बात कर रहा है, वह इंसान बुरा कैसे हो सकता है। फिर मैं उसके साथ चली गई। उसका नाम महेश था। उसका एक छोटा सा घर था और वह घर में अकेला ही रहता था। घर की हालत को देखकर लगता था कि यहाँ पर कोई औरत नहीं रहती, इसलिए घर का हाल बहुत बुरा हो चुका था। मैं फौरन ही घर को साफ करने लगी। उसने कहा कि तुम यह मत करो। मैंने कहा कि बेटी बनाया है आपने तो फिर काम तो करूंगी ही। मेरे दिल में थोड़ा बहुत डर था। वह आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा क्योंकि हम लोग इस घर में रहते थे। वह मुझे खाने पकाने का सामान लाकर देता था। उसने मेरे लिए कपड़े भी खरीदे थे। मैं उस घर को साफ करती और खाना बनाती। वह सुबह मेहनत मजदूरी करने चला जाता, रात को वापस आता और बाहर बिस्तर डालकर सो जाता। इस घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे के अंदर में सो जाती थी। इस घर की दीवार गिरी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम इसको ठीक क्यों नहीं करवाते। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब पैसे आएंगे तो ठीक करवा लूंगा। वह मुझसे अपने दुख सुख की हर बात करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर पूरी तरह से भरोसा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अगर यह बुरा इंसान होता तो इतने महीने इंतजार क्यों करता, अभी तक यह अपनी बुराई जाहिर कर चुका होता। इसका मतलब कि यह अच्छा इंसान था, मुझे बेटियों की तरह ही प्यार करता था। कभी कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीजें भी ले आता था। अब मुझे इस घर में सुकून की नींद आने लगी थी। मुझे यह घर अपने घर जैसा लगने लगा था और उस आदमी को मैं वाकई अपने बाबा की तरह देखने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे, मुझे एहसास होने लगा था कि एक पिता का साया सर पर होना कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। जब हम मोहल्ले में कहीं जाते या किसी दुकान से कोई चीज लेने के लिए जाते तो कोई भी मर्द मेरी तरफ नहीं देख सकता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे साथ भी एक मर्द चल रहा है। मुझे अपनी जिंदगी में खुशी होने लगी थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और यहाँ तक कि मुझे उल्टी और चक्कर आने लगे। वह आदमी मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि यह मां बनने वाली है। उसने भी मुझे हैरान भरी नजरों से देखा, जबकि मैंने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की थी। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बेटी बनाकर लाया था, सोचा था कि तुम शरीफ लड़की हो, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया। मैं उसके पैरों में बैठ गई और मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऊपर वाले के लिए मेरा विश्वास करो, पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने कहा कि तुम जो भी कहो यह तुम्हारी परेशानी है, लेकिन मैं इतना जालिम नहीं कि तुम्हें सड़क पर फेंक दूं, बस तुम इसी घर में रहो, जो होगा देखा जाएगा। मैं उसके सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई तो डॉक्टर ने यही कहा कि मैं वाकई मां बनने वाली हूँ। मुझे इस घर में 4 महीने हो गए थे और शायद मेरा दूसरा महीना चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ क्या था। मैं सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। शायद इस घर की दीवार गिरी हुई थी और रात के अंधेरे में किसी ने मेरा फायदा उठा लिया था, लेकिन यह सब मेरे साथ क्या हो गया था। मैं बहुत बुरी हालत में थी। यह 9 महीने मेरे बहुत ही बुरे थे। वह मुझे सबसे छुपा कर रखता था। उसने कहा कि मोहल्ले में किसी को भी यह बात ना पता चले कि तुम मां बनने वाली हो। अगर किसी को पता चला तो मेरी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया और बदले में तुम मेरी इज्जत खराब कर दोगी, तो क्या यह अच्छी बात है। इसलिए मैं छुप कर ही रहती थी और अपने आप को हद से ज्यादा छुपाने की कोशिश करती थी। यह भी शायद ऊपर वाले की ही मेहरबानी थी कि आधी रात को मेरी तबीयत खराब हो गई और हम लोग चोरी चोरी अस्पताल चले गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया।
वह बच्ची अभी तो सो रही थी, लेकिन जब हम घर आ गए तो मुझे उसने ने कहा कि इस बच्ची का क्या करना है, ये तो रोएगी और फिर इसकी आवाज बाहर जाएगी, लोग सवाल करेंगे तो फिर मैं क्या कहूँगा। मुझसे पहले ही लोग इस बात पर सवाल करते हैं कि यह लड़की अचानक से कहाँ से आ गई, और मैंने उनसे झूठ बोला है कि तुम मेरे भाई की बेटी हो। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ, लेकिन अब इस बच्ची के बारे में क्या जवाब देंगे जबकि सबको पता है कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि न जाने मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी। मैं परेशान हो गई और मैंने महेश से पूछा। वह बाहर टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और यह सब जरूरत से ज्यादा ही महंगा लग रहा था। हम लोगों ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। उसने कहा कि परेशान मत हो और आकर खाना खा लो, कल तुमने बेटी पैदा की है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है। मैंने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने कहा कि वहीं जहाँ वह यहाँ से ज्यादा खुश रहेगी। मैंने तुम्हारी बच्ची एक अमीर खानदान को दे दी है, जिनके यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं थी, और उन्होंने मुझे बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। मैंने कहा कि आपने मेरी बच्ची को बेच दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि पागल हो, उसको मैंने इससे अच्छी जगह भेज दिया है, वरना वह यहाँ रहती तो नहीं जानती कि क्या होता। लोग बुरी बुरी बातें करते, हमारे घर पुलिस भेज देते, हम पर इल्जाम लगाते, ऐसी ऐसी बातें करते जो हम दोनों बर्दाश्त ना कर पाते। फिर क्या होता, वह जहाँ गई है वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। वह लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उसे दुनिया की हर चीज देंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे। तू एक माँ है तो तू उससे ज्यादा और क्या चाहती है कि तेरी बेटी अच्छे माहौल में पले बढ़े। मैं बहुत बड़े दुख में थी, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने न जाने कितने दिन रोकर गुजार दिए। मेरे दिल में यह बात हमेशा रहेगी कि मेरी बेटी को बेच दिया गया था, लेकिन फिर कहीं न कहीं यह सोचकर संतुष्ट हो गई कि कम से कम एक अच्छे माहौल में तो रहेगी। मैंने अपनी बेटी के साथ पूरे 24 घंटे भी नहीं गुजारे थे। शायद यही वजह थी कि ऊपर वाले ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब्र दे दिया था। मैं खुद को यही तसल्ली देती थी कि वह मेरे से ज्यादा अच्छे हालात में रहेगी, उसे वह सारी सहूलियत मिलेगी जो मैं उसकी माँ होकर भी उसे कभी ना दे पाती। मेरे माँ बाप अगर आज जिंदा होते तो यह सोचकर कितने दुखी हो जाते कि उनकी बेटी किन हालात में है, लेकिन अच्छा है कि वह इस दुनिया में नहीं थे और यह सब कुछ मैं अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। मेरी हालत बहुत खराब रहने लगी थी। जब एक दिन फिर से मैं बीमार हो गई और डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मेरी दिमागी हालत तबाह होकर रह गई थी। मेरे साथ क्या हो रहा था, वह दीवार अभी तक गिरी हुई थी। शायद किसी ने फिर से मेरा फायदा उठा लिया था। किसी के साथ कोई इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है? और यह महेश जो बाहर ही सोता था, क्या इसको पता नहीं चलता कि हमारे घर में कोई आता है? उसने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। उसने कहा कि एक बार जो काम किया जाए उसे गलती कहते हैं, लेकिन अगर दोबारा भी वही काम किया जाए तो वह जुर्म बन जाता है। तूने फिर किसी के साथ मुंह काला किया है। तूने पिछली बार भी यही किया था, तूने झूठ बोला, मैंने फिर भी तेरा यकीन किया, फिर भी तेरा ख्याल रखा, तेरे खाने का इंतजाम किया, लेकिन दोबारा से तूने फिर यही सब कुछ कर दिया। अब इसका रवैया मेरे साथ ऐसा ही हो गया था जैसे किसी सास का अपनी बहू के साथ होता है। यह 9 महीने भी इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। मेरी जिंदगी में आराम और सुकून नहीं लिखा था। मैं फिर से लोगों से छुप कर रहने लगी। मेरा किसी के साथ कोई वास्ता, कोई संबंध भी नहीं था। मैं किसी के साथ कोई बात भी नहीं करती थी कि किसी को अपने दिल की बात ही बता दूं। शुरू में इस मोहल्ले में एक घर था जहां पर मैं जाया करती थी। मुझे महेश ने बताया था कि वह उसकी दूर पार की रिश्तेदार है। वह बहुत अच्छी थी। उसने मुझे बहुत प्यार से कहा था कि कभी भी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारे साथ हैं बेटी। क्योंकि महेश ने उन्हें यही बताया था कि यह मेरे भाई की बेटी है और वह इस दुनिया से चला गया है, इसलिए यह यहाँ पर आ गई है।
भी कभी दिल करता था कि जाकर उस औरत से बात कर लूं, उसे अपने बारे में सब कुछ बता दूं, पर ऐसा भी नहीं हो सकता था। शायद इस तरह हालात और भी ज्यादा खराब हो जाती और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं अपनी तरफ देखती थी तो मुझे रोना आता था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? और आखिर वह कौन था जो बार बार मेरे साथ यह जुल्म कर रहा था? क्या उसको भगवान का डर नहीं था? क्या उसका दिल ऊपर वाले ने इतना ज्यादा पत्थर कर दिया था? मेरी बेटी को भी इस दुनिया में आने के बाद मुझसे से छीन लिया गया, उसे बेच दिया गया। वह जहां भी थी शायद अच्छे हालात में थी, लेकिन अब क्या मेरी इस औलाद के साथ भी यही होने वाला था? ये बात तो साफ थी कि इसको भी हम अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि इसकी बार भी यही सब होना था कि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने सोच लिया था कि अगर सबको पता चलता है तो चल जाए, पर मैं अपनी औलाद को किसी को भी नहीं दूंगी। इसको हमेशा अपने पास रखूंगी, चाहे मुझे यहाँ से भी भागना पड़े तो मैं भाग जाऊंगी। लेकिन अब मेरी हालत पहले जैसी नहीं रही थी। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैं अंदरूनी तौर पर कमजोर थी, लेकिन मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं अब लड़की नहीं बल्कि औरत लगना शुरू हो गई थी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां और मेरा जिस्म सब कुछ खराब हो गया था। मुझे अब भी अपनी बच्ची सपनों में आती थी। मुझे उसका मासूम चेहरा याद आता था। मैंने उसके साथ एक पूरी रात भी ना गुजारी थी कि वह मुझसे दूर हो गई। मैं चाहती थी कि किसी तरह वह मुझे वापस मिल जाए। अब मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे वह बेटी हो या बेटा। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो बच्चा मेरे पास ही नहीं था। इस बार मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका केस बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बल्कि आपका ऑपरेशन होगा। यही वजह थी कि मैं होश में नहीं थी और मुझे 2-3 दिन के बाद होश आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी। जब मैंने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है तो महेश ने कहा कि उस बच्चे को भी मैं बेच आया हूँ। वह लड़का था, इसीलिए उसके सिर्फ 4 लाख मिले हैं, लेकिन लड़की के 8 लाख मिले थे। यह बात जब उसकी जुबान से निकली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुमने तो कहा था कि किसी बड़े खानदान को औलाद देकर आया हूँ, फिर उनको इस बात से क्या मतलब है कि बेटा है या बेटी? उन्होंने बेटी के पैसे ज्यादा क्यों दिए हैं? मैं भी अब कोई बच्ची तो नहीं रही थी। मुझे भी दुनियादारी समझ आ गई थी। मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसका हर रूप में देख चुकी थी। मुझे पता चल गया था यहाँ लोग कैसे हैं, यहाँ अकेले इंसान का कैसे फायदा उठा लिया जाता है। उसने कहा कि दरअसल जिस खानदान को मैंने बेटा दिया था उनके पहले ही 4 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पुण्य कमाने के खातिर इस बच्चे को खरीद लिया, तो इसीलिए पैसे कम दिए हैं। पर पहले जिनको बेटी थी वह बहुत ही ज्यादा अमीर थे और उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे। अरे तुझे क्या लगता है तेरे बच्चों को मैं किसी गलत जगह देकर आऊंगा? तू क्या मेरी बेटी जैसी नहीं है? अगर मैं इतना बुरा इंसान हूँ तो क्या मैं तुझे अभी तक अपने घर में रखता? तेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? पूछो डॉक्टर से। मैं कितना ज्यादा परेशान था। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने कहा, वाकई आपके बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने सारे पैसे भी दिए हैं। महेश ने रोना शुरू कर दिया कि मेरी भलाई का यही नतीजा निकला। मैंने तुझे अपने घर में रखा और मुझे तो यह भी नहीं पता कि तू किसके बच्चे पैदा कर रही है। फिर भी मैंने आज तक तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। उसने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरी जुबान से वह बात निकल गई थी। मैं भी तो दुख में हूँ। अपनी औलाद को देख भी न सकी और तुमने उसको किसी और को दे दिया, जबकि मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं खुद उसे पालूंगी और किसी को भी उसे नहीं दूंगी। फिर उसने कहा कि तू उसको कैसे पालती? तेरे ऑपरेशन के पैसे भी मैंने किसी से उधार लेकर दिए हैं। अब तुझे कोई काम करना है और पैसे उतारने में मेरी मदद कर और भूल जा बच्चों को। वह जहाँ गए हैं वहीं खुश रहेंगे। उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाएगा कि जितना हम भी नहीं रख सकते थे। वह बार बार मुझे यह कहता था कि हम उन बच्चों को संभाल नहीं सकते थे, जबकि कभी कभी वह अचानक घर में ढेर सारी अच्छी अच्छी सब्जी ले आता और कहता कि इन सब्जियों को पकाओ, और हर महीने इसके नए कपड़े होते थे। वह दर्जी के पास से नए कपड़े बनवाता था।
उसने इतना महंगा फोन ले रखा था। अगर वह मुझे पालने का दावेदार था कि मैं तुम्हें पाल रहा हूं, तो फिर वह मेरे बच्चों को क्यों नहीं पाल सकता था? और अगर अच्छे तरीके से ना भी पालता तो इतने पैसे तो दे ही सकता था कि कम से कम उनका पेट भर जाता, मैं कोई मेहनत मजदूरी कर लेती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और सदमा लेती, फिर से कोई मेरे जिस्म का फायदा उठाता और मैं उसका बच्चा पैदा करती और फिर वह बच्चा भी मुझसे छीन लिया जाता। मेरे बेटा पैदा हुआ था तो यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए एक मर्द को भेजा था जो मेरे बेटे की शक्ल में मेरा रक्षक बन सकता था, क्योंकि इस समाज में औरत को इज्जत मर्द से ही मिलती है, कभी पति की शक्ल में तो कभी पिता की शक्ल में और कभी बेटे की शक्ल में। लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी और सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उससे डॉक्टर का नंबर ले लिया था। मैंने डॉक्टर को फोन किया और पूछा कि मुझे एक काम करवाना है क्या, यह काम हो सकता है? उसने फोन पर मना कर दिया। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए गई और उसे सारी बात बताई तो वह हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, यह व्यक्ति मेरा बाप भी नहीं है और मेरे बच्चों को भी बेचे जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैंने डॉक्टर को यह कहा था कि मेरे जिस्म से वह हिस्सा निकाल दो जिसकी वजह से एक औरत माँ बनती है, यानी कि बच्चेदानी। किसी भी औरत के लिए यह फैसला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इस तरह की हरकत करना भी, क्योंकि एक औरत इस समाज में तभी पूरी मानी जाती है जब वह औलाद पैदा कर लेती है। उसके साथ मर्द शादी करता है तो औलाद के लिए ही शादी करता है। मैं अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करने जा रही थी। यूं समझे कि एक जख्म को भरने के लिए मैं उसके साइड पर एक और जख्म लगाना चाहती थी। जो मैं कर रही थी वह बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी का तो मजाक बन चुका था। क्या मैं जिंदगी भर यही सब करती रहती? मैंने डॉक्टर को कहा कि वह यह सब कर दे। अब मेरे साथ मसला यह था कि इतना बड़ा ऑपरेशन करवाने के बाद मैं ज्यादा आराम नहीं कर सकती थी, लेकिन जहां इतने दर्द बर्दाश्त किए वहां यह दर्द भी बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने ऑपरेशन करवा लिया और मैं अपने घर आ गई। महेश ने पूछा तो उसे यही कहा कि कोई और परेशानी थी, इसलिए डॉक्टर के पास गई थी। मैंने डॉक्टर से भी उसकी बात करवा दी। डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की और मेरे ऑपरेशन का खर्चा भी उसने सरकारी खाते से किया था। उसने कहा कि अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। मैंने कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत हूँ। जब माँ बनी तो मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और अब दोबारा माँ भी नहीं बन सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है तो तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। ऐसे ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में आराम कहाँ था। मैं तो बहुत ज्यादा सख्त जान बन चुकी थी। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। अब तो इस बात को 2-4 महीने गुजर चुके थे। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ थे, किस हाल में थे। मेरे बच्चे अब किस उम्र के होंगे? क्या वह मेरा नाम लेते? क्या वह मुझसे बातें करते? यही सोचकर मैं परेशान होती रहती थी। हमारे साथ वाले घर में एक पुलिस वाला रहने के लिए भी आया था जो शादीशुदा नहीं था। जब मैं छत पर जाती तो वह मुझको दूर दूर से देखा करता था, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख सकती थी। मैं एक औरत थी, मर्द की नजर पहचानती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे अंदर बचा ही क्या था। मेरे पास तो दिल भी नहीं था। एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने महेश को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसके कोई भी औलाद नहीं हुई। मैं तो कोशिश कर करके थक गया हूँ। मैं तो 5 घंटे उसके कमरे में ही होता हूँ। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं समझती थी कि घर की दीवार गिरी हुई है, इसलिए कोई आकर मुझसे फायदा उठा जाता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि घर में ही एक दरिंदा मौजूद था, तो किसी को बाहर से आने की क्या जरूरत थी। दुनिया में लोग बहुत जालिम होते हैं, लोगों पर बहुत बुरे जुल्म करते हैं, लेकिन वह यह बताकर करते हैं कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं जुल्म कर सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर तो उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरे साथ इतना घटिया काम किया। यह खुद ही मेरे साथ गलत कार्य करने में शामिल था और मेरे बच्चों को बेचकर कमाई भी कर रहा था। और मैं पागल यही सोचती रही कि यह तो मेरे बाप की उम्र का आदमी है, मुझे बेटी बेटी कहता है, उसके दिल में मेरे लिए इस तरह की कोई बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं छत पर बैठी थी जब उस आदमी ने मुझे देख लिया। वह पुलिस में था, मुझे लगा कि वही मेरी मदद कर सकता है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि क्या पुलिस की मदद लेना चाहती हो? मैंने कहा कि बिल्कुल। अगले ही दिन पुलिस मेरे दरवाजे पर आ गई थी। उन्होंने महेश को पकड़ लिया। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने इस पर केस किया और फिर पता लगाने की कोशिश की कि मेरे बच्चों को कहाँ बेच दिया है। मैं यह जानकर हैरान थी कि उसने मेरे बच्चों को किसी भी खानदान को नहीं दिया था, बल्कि एक औरत को बेच दिया था जो आगे से बच्चों को और महंगे दामों में कहीं और बेचने वाली थी, जहां पर उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती। और मेरी बेटी के साथ क्या होता है यह सोचकर ही मैं कांप गई। लेकिन मेरे बच्चों को आज़ाद करवा लिया गया। उनको बहुत ही बुरे हालात में रखा गया था क्योंकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उनसे कोई मजदूरी नहीं करवा सकते थे। उनकी हालत देखकर दिल फिर से बहुत ज्यादा उदास हो गया। लेकिन अब इस दिल को मजबूत होना था और बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। इसलिए मैंने बच्चों को गले से लगाकर कसम खा ली कि इनको अच्छे तरीके से पालने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी। महेश की जो भी जमा पूंजी और जायदाद थी वह मुझे मिल गई और अदालत ने यह फैसला सुनाया कि वह पैसे मेरे होंगे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे अब जेल से निकलवाने वाला कोई भी ना था। उसने जाते जाते मुझे कहा कि क्या मैंने तुम्हें सर छुपाने के लिए छत नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं बनाया था? मैंने उसे कहा कि अगर तुमने मुझे अपनी बेटी बनाया होता तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी ना करते। पुलिस वाले उसे ले गए। मैं उसी घर में रहती हूँ, थोड़ी बहुत मजदूरी करती हूँ, जो काम मिल जाता है वह कर लेती हूँ। अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। जिसने मेरी मदद की उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे अंदर किसी की हमसफर बनने के लिए ना तो मोहब्बत बाकी थी और ना ही हिम्मत। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पालना चाहती थी। उसने इस बात को समझा है और कहा है कि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं उसको कह सकती हूँ। पर मैंने फैसला किया कि अपने पैरों पर खड़ी होकर सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल करूँगी और किसी से कोई सहारा नहीं लूँगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।